में देश कब से सो रहा है, जिसे हक है सरकार बनाने गिराने का। वह अंगारों की सैया पर सो रहा है। वोट लेकर नेता बन जाते हैं भाग्य विधाता, और उम्मीदों की आस में ठगा है बेचारा मतदाता। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, सलाम, आदाब, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, जब से दुनिया का वजूद है तब से लेकर आज तक दुनिया के हर देश को चलाने के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ कायदे कानून रहे हैं, सिस्टम रहे हैं। चाहे वो घुमक्कड़ जिंदगी जीने वाले हमारे पूर्वज रहे हों, राजतंत्र हो या लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र की खासियत ये है कि इसमें आम जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई व्यवस्था को लोकतंत्र कहा गया है। 125 करोड़ आबादी वाले देश में लोकतंत्र की क्या तस्वीर है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोकतंत्र को सींचने वाले वोटर्स के मूड, यानी मतदाता की अहमियत, विचारों और उसके मन की था को समझने की। दादू। हाँ बेटा। ये लोग कितने खुश दिख रहे हैं ना। हाँ, खुश तो है। और आप? मैं भी खुश। और ये लोग खुश क्यों हैं दादू? क्योंकि ये लोग आजाद हैं। और आप? मेरे पास ही आजादी है। कहाँ? मेरी आजादी मेरी जेब में है। क्या कह रहे हो दादू? आजादी और जेब में? दिखाओ कैसी होती है आजादी। ये? हाँ, ये है मेरे आजादी की निशानी। वोटर यानी मतदाता, लोकतंत्र की कहानी का वो महानायक है जिसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस देश की जनता जैसी होगी, वहां का वोटर वैसा ही होगा, और वैसी ही होगी उस देश में लोकतंत्र की तस्वीर। लोकतंत्र को सीधे शब्दों में लोगों का शासन कहा जाता है। खुद से अपना रहनुमा चुनने की खासियत ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और यही वो वजह है कि आज दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने लोकतंत्र को कबूला है। लेकिन इस लोकतंत्र की जितनी खासियत है, उतनी ही खामियां भी हैं। दुनिया के महान विचारक में से एक अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। इस विचार के पीछे अरस्तु का तर्क था कि दुनिया में ज्यादातर आबादी गरीब और अशिक्षित लोगों की है, और ऐसे लोगों को जब अपना शासक खुद चुनने का हक मिलेगा तो वो वैसी ही सरकार चुनेंगे जैसे वो खुद है। यानी लोकतंत्र में जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा वही हुकूमत चलाएगा। आज के वक्त में भारत की आबादी 1 अरब 32 करोड़ से भी ज्यादा है, जो दुनिया की आबादी का कुल 17.85% है, जिसमें महज 74.04% लोग ही शिक्षित हैं। इस 74% में शिक्षित और जागरूक नागरिक में काफी बड़ा फर्क है, क्योंकि देश की 67.6% आबादी यानी आधी आबादी से ज्यादा गांव में रहती हो। उन गांव में जहां आज भी बुनियादी चीजों की कमी है, मसलन पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, और सबसे अहम ये कि जागरूकता का ऐसा अभाव कि ज्यादातर लोगों को ये भी पता न हो कि उसका असल हक क्या है। बेहतर जिंदगी के लिए कौन सी चीज की जरूरत कितनी है? गांव में रहने वाले ज्यादातर शख्स जिंदगी जीने के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही अपनी जिंदगी फना कर देते हैं। गांव में जहां ज्यादातर औरतें मर्दों के दायरे में रहकर ही फैसला लेती हैं, देश में अमीर गरीब के बीच बड़ी खाई है। देश उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग के बीच 3 हिस्सों में बंट चुका हो, और इन 3 हिस्सों में भी जात पात की लड़ाई हो, तो ऐसे में देश का वोटर, मतदाता किस तरह से फैसला लेगा, ये पहले भी बड़ा सवाल था और आज भी सवाल ही बना हुआ है।
जिसे राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक बहुत अच्छे तरीके से बुला रहे हैं और देश के वोटर्स को गुमराह करने और छलने में कामयाब हो रहे हैं। और यही वजह है कि सही लीडर, सही नेता, सही रहनुमा चुनने में जनता अक्सर गलती कर जाती है, जिससे ना तो उनका भला होता है और ना ही देश का। खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से ना टाले जाएंगे। जनता किसी भी देश, किसी भी समाज का आईना होती है। देश की आवाम जैसी होगी, उस देश की तस्वीर भी वैसी ही होगी। हमारे देश में 18 साल की उम्र हो जाने पर मतदान का अधिकार मिल जाता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कब, कौन और कैसे करता है, ये देश की तकदीर के लिए सबसे अहम है। लोकतंत्र को लेकर अरस्तु जैसे महान विचारक ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन है। ऐसी ही शासन व्यवस्था में चुनाव के दौरान वोट देने के पीछे जनता की सोच क्या होती है, जिससे सरकारें बनती हैं और गिरती भी हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं रितु मुंदड़ा जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गौरव गुप्ता जी, जो कि व्यवसायी हैं, IB मिर्जा जी, जो कि सोशल साइट पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ज्योति हैं, जो कि एक युवा वोटर हैं, सुरमीत सिंह, जो कि IMS गाजियाबाद में इंस्ट्रक्टर हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी हमारे साथ हैं, और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं दिनेश गर्ग जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इलेक्टोरल और मीडिया के, और डॉक्टर आभा R दीक्षित जी। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ और सबसे एक एक करके जवाब लेना चाहूँगा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप किन कारणों से किसी उम्मीदवार को वोट देने का काम करते हैं। सबसे पहले ऋतु जी आपके पास आते हैं, आपसे इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बताइए आपका क्या सोचना है। देखिए, मैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखती हूँ, वो पहले कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो समझ सकेगा कि क्या परेशानियाँ हो सकती है लाइफ में। पर पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा कि वो उसका अपना जो समाज में वो कितना ताल्लुक़ लगता है लोगों से, उस एरिया से, उसको उतनी समस्याएं भी पता होनी चाहिए कि हमारे जो एरिया है उसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम है, कैसी लोगों को ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में होना चाहिए। कि जब तक उसको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होगी वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। चुन के तो वो ज़रूर आ जाएगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब मेरे हिसाब से दो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पहले तो वो कितना पढ़ा लिखा है, कोई उसका गलत मतलब बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। कोई छोटा छोटा रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। गौरव जी आपका क्या कहना है। आई सिलेक्ट पार्टी फर्स्ट देन कैंडिडेट। ओके, आप पार्टी के बेस पर देते हैं। मिर्जा जी थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो काम करने वाला होना चाहिए इलाके में। पीयूष जी नहीं, देखिए मैं तो एक उस विचारधारा जो किसी पार्टी की होती है कि क्या वो प्री पीपल पार्टी है या किस तबके के लिए काम करने वाली पार्टी है और किस तरह की लीडरशिप उसके अंदर है, वो देख के मेरा तय होता है। और लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पिछले 2-3 चुनावों से मैं लगातार जब से नोटा का इंट्रोडक्शन हुआ है मैं नोटा को ही वोट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी पार्टी या कोई भी नेता या कोई भी उसका कैंडिडेट इस लायक नहीं लग रहा है कि वो हमारी आकांक्षाओं को पूरी कर पा रहा है या कर पाएगा आगे चल के। तो जो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है, जिस तरह के नेता आ रहे हैं, जिस तरह की पार्टियों का व्यवहार हो रहा है, उसको देखते हुए मैं आज आपके चैनल में ये बात कह रहा हूँ कि मैं लगातार जो है एक असंतुष्ट मतदाता हूँ और मैं लगातार जो है नोटा को वोट दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने पीयूष जी कही, इस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सारे पैनलिस्ट का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ज्योति मेरे ख्याल से वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं किसी पार्टी को प्रेफर नहीं करूँगी, वो बंदा एक एजुकेटेड हो ताकि आने वाली जनरेशन को हमारे संभाल सके। गुरमीत जी उसकी क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड और उसके आने वाले 5 साल में उसका एजेंडा क्या है, फ्रेमवर्क क्या है,
उसकी क्या सोच है कि वो कंट्री के लिए, हमारे समाज को, हमारे देश को आने वाले 5 सालों में क्या दे सकता है। हम सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ दिनेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपसे भी हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, क्या सोचकर आप वोट डालने का काम करते हैं? जी, वोट डालना हमारा एक सरकार बनाने का पहला कदम होता है। हम जिस तरह की सरकार चाहते हैं उसके लिए हमारा संकल्प है। अगर वोट डालने नहीं जाते हैं तो हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं। आभा जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हर किसी को वोट देना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वी लिव इन अ नेशन जो कि बहुत क्लियरली इस थॉट प्रोसेस को प्रमोट करता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो मैं दो चीज़ें बहुत ज़रूरी तौर पे देखती हूँ। नंबर 1 एजुकेशनल बैकग्राउंड, और दूसरा उसके कमिटमेंट्स क्या हैं। यहाँ मतलब एक बात तो निकल कर आ रही है, सबकी एक तो मत है, एक राय तो है एक चीज़ पर कि कैंडिडेट जो है वो पढ़ा लिखना होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो काम कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे समाज को बेहतर बनाने का काम कर सके। एटलीस्ट एक चीज़ में एक मत बनता हुआ नज़र आ रहा है। गौरव जी, आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि उम्मीदवार चुनने की उम्र 18 साल और उम्मीदवार बनने की उम्र 25 साल, इससे तो ये जाहिर होता है कि 18 साल की उम्र में नहीं बल्कि 25 साल में जिम्मेदारी उठाने लायक होते हैं, जबकि उम्मीदवारी को चुनना बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें मेरे हिसाब से 21 साल जो हमने एडल्ट एज 21 मानते हैं, तो वोटर की उम्र 21 साल ही होनी चाहिए। 18 तो कॉलेज की उम्र भी होती है और लड़कपन की उम्र होती है, मैच्योरिटी नहीं होती। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया है कि आप जो है वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र रखी गई है, और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 25 साल की उम्र रखी गई है? जो 18 से 25 साल का सफ़र है, मैच्योरिटी उसी में आती है। 18 और 21 साल तो बहुत जल्दी है इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी को लीड करने के लिए, कोई सेवा करने, कोई काम करने के लिए, तो वो तो 25 साल बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन वोट देने की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि 18 साल को बढ़ाकर 21 साल उम्र कर देनी चाहिए? आपका क्या कहना है? पीयूष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि चूँकि ये एडल्ट फ्रेंचाइज है, वयस्क मताधिकार है, तो जब भी एक जो युवा जो है वो वयस्क हो जाता है, वो 18 साल में, तो ये अधिकार उसका बन जाता है। और देखिए, जो राजनीतिक आप जो है उस प्रक्रिया में कब शामिल होते हैं, वो कॉलेज से शुरू हो जाता है, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहाँ आप 18 साल के हो चुके होते हैं जब जाते हैं वहाँ पे, तो वो आपकी राजनीतिक शिक्षा वहाँ शुरू हो जाती है और आप एक मत देने लायक वहाँ पे अपने विचार रखने वाले, ये निर्णय कर सकने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाती है कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो मुझे लगता है वो बहुत सही उम्र है कि आप जहाँ भी युवा हुए, आप जो भी अधिकार मिल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि जो 18 साल की उम्र है वो वयस्क होने के लिए पूरी तरह से मैच्योर वहाँ हो जाते हैं और वो सही कैंडिडेट चुन सकते हैं, वोट देने के लिए हो जाते हैं। देखिए, 18 साल में हमें माना गया कि सारे अधिकार आपको ड्राइविंग का अधिकार मिल जाता है, बहुत से अधिकार हैं। जब आप एक वयस्क हो जाते हैं तो आपको मिल जाते हैं। तो चुनाव लड़ने क्यों नहीं लड़ सकते? वोट देने का अधिकार में वो उम्र कोई आड़े, 18 साल की उम्र आड़े नहीं आती है, क्योंकि 18 साल में आप इतने समझदार हो जाते हैं, वहाँ से आपकी ये फैकल्टी जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आप सोचने समझने लगते हैं कि क्या है राजनीति, क्या है, कौन लोग हैं, हम अपने यहाँ के चुनाव के लिए किसको चुनें। आपका मंथन जो है, राजनीतिक मंथन वहीं शुरू होता है जब आप यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ की आप चीज़ों को पीयूष जी, आप गौरव जी की बात को सिरे से नकार रहे हैं कि वोट डालने की उम्र 18 से 21 नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मैं नकारता हूँ, क्योंकि 18 साल सही उम्र है, क्योंकि एक कोई भी युवा जो है वो एडल्ट हो जाता है और एडल्ट को सारे अधिकार मिल जाते हैं हमारे देश में, तो पूरी दुनिया में सबको मिल जाते हैं ये अधिकार। तो ये वोट देने का अधिकार भी, अपनी सरकार चुनने का अधिकार, उसको तुरंत मिल जाना चाहिए 18 साल की उम्र में। ठीक है पीयूष जी, बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिर्जा जी, आपके पास आते हैं। जिस तरह से एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए भी योग्यता तय होती है, लेकिन काउंसलर, विधायक और सांसद बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अजीब सा नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है साहब, बहुत अजीब लगता है। आप ही देखिए, आप खुद अपने दिल से पूछिए कितना अजीब लगता होगा। कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। फिर क्यों चुनती है जनता उन्हें? अब क्या बताएं, देखिए, आप लगाए जैसे हिंदुस्तान में जनसंख्या की, वहाँ कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है कि MBA करे हुए, मास्टर्स करे हुए लोग नौकरियों के लिए तरसते रहते हैं और एक कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी सीधा आकर मंत्री बन जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है, देश चलाने का काम करता है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस होता है कभी कभी सोच।
लेकिन रोशन जी देखिए, मैं ये नहीं मानता कि पढ़े लिखे अनपढ़ से उससे फ़र्क पड़ रहा जी। है। आज तमाम आप देखिए मंत्री या मुख्यमंत्री तमाम जो हैं, खासकर युवा मुख्यमंत्री तमाम जो हैं, वो जाके बाहर से डिग्री ले आए, MBA की डिग्री ले आए हैं, तमाम हैं। कितना उनकी समझ है इस देश को चलाने को, राज्य को चलाने के लिए। आप देखिए कितने क्या जनता संतुष्ट है उनसे। तो देखिए, और एक आप क्या देखिए, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी अगर उसका वो फील्ड में वर्क कर रहा है, देखिए हो क्या रहा है कि हमने डाइवर्जन कर दिया है। पहले वही लोग सत्ता में आते थे जो राजनीतिक प्रक्रिया में लगातार लगते, जो जनता के साथ जुड़े होते थे, जनता की समस्याओं को समझते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, पार्टियां एक्टिव हुआ करती थी। आज हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम नेताओं को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पीयूष कितना जी आप डिलीवर ये कर कहना पा रहे हैं? चाहते आप हैं देखिए कि तमाम इस तरह के पढ़े लिखे लोग तमाम पार्टियां ला रहे किताबी हैं। पढ़ाई से ज्यादा ये जरूरत है कि जी हाँ। जो नेता हो वो जमीनी हकीकत उसे जी पता हाँ, हो, लोगों की उन समस्याओं को समझता पहचाने। हो, उनके साथ रहता हो, उनकी समस्याओं से रूबरू होता हो, वही अच्छा शासन दे सकता चलिए है। ठीक, चलिए तहजीब के शहर लखनऊ चलते हैं इसी बात को लेकर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं, दिनेश जी। दिनेश जी, राजनीतिक दलों के अपने अपने चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कोई तय चुनाव चिन्ह नहीं होते हैं, जिससे उन्हें चुनाव प्रचार में वो पहचान नहीं मिल पाती जो पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों को मिलती है। ऐसे में एक ईमानदार और बेहतर उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव चिन्ह एक ऐसा प्रतीक है किसी पार्टी का जो कंटिन्यूअस लोगों के बीच में काम कर रही होती है ना, डे टू डे लाइफ में जुड़ी होती है, उनके हर उनके सुख दुख में खड़ी होती है, पार्टियां खड़ी होती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाती हैं, सड़कों पर आवाज़ उठाती हैं। ऋतु जी, महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, लेकिन उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार हैं। बिल्कुल सही है। आखिर क्यों राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने से कतराते हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम में कि आरक्षण भी नहीं दे पा रही है सरकारें, एक के बाद एक सरकार बदलती जा रही है। 33% आरक्षण का प्रस्ताव जो है वो संसद में ऐसे ही चल रहा है इतने सालों से। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर है, एक जो मैन ईगो वाला डर है उनके अंदर, लोगों के अंदर, सांसदों के अंदर, कि अगर औरत आ गई इस दिशा में तो उनको मालूम है औरत हर तरह से आदमी से बेहतर है, और अगर औरतें को खड़ा किया जाता है तो वो ज़्यादातर अनपढ़ औरतों को, हम जैसे लोग तो टिकट के लिए लड़ते ही रह जाते हैं कि हम चाहते हैं हमारे एरिया में काम करें। पीयूष जी ने भी कहा कि यहाँ पर किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरत मैं नहीं मानती। अच्छा, आप पीयूष जी की बात से नहीं, इत्तेफाक मैं नहीं सहमत नहीं हूँ। 50% मैं सहमत हूँ कि ठीक है, उनको प्रॉब्लम क्या है एरिया का, वो जमीनी जुड़ा होना जरूरी है, लेकिन कहीं आगे तक जाके अगर उसको पता ही नहीं है पढ़ाई का क्या महत्व है, अगर वो खुद नहीं पढ़ा तो उसको पता ही नहीं कि पढ़ाई का हमारी जिंदगी में कितने महत्व है। मना कर रही है तो महत्व होना, देखिए मना ये करे, ये इनका अधिकार है कि इनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो अनुभव हमें दिखाता है कि बहुत से पढ़े लिखे आज देखिए बहुत से मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कितना कर रहे हैं। दूसरा, पढ़ाई दो तरह की होती है, एक राजनीतिक पढ़ाई होती है जो कि आपकी ग्राउंड लेवल पे ही होती है, जो आप अपने वर्कर के साथ, ग्रामीणों के साथ देखते हैं, और वो आपकी समझ होती है आपको किस तरह से चीजों को आगे लेके चलना। उसके लिए किसी टेक्स्ट बुक का सहारा नहीं होता है बहुत से। और आज आपकी जो पढ़ाई का, जो आज पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, तो उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता पढ़ाई की क्या है, वो उस एरिया की स्कूल ही नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? उसकी प्रायोरिटीज पता है कि बच्चों को पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ पाया, जो पढ़ाई नहीं करा हुआ, वो पढ़ा लिखा उतना महत्व नहीं समझ सकता जितना कि पढ़ा लिखा समझ सकता है। स्कूल गए हुए या 8th पास हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी पास है तो वो कहीं ना कहीं पढ़े हैं ना, वो उनका आगे पढ़ने का कहीं ना कहीं वो पढ़े हुए हैं। पेपर तो कोई देखिए बिना पढ़ा तो कोई भी नहीं आता है, बहुत से आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मैं जानती हूँ। लेकिन इसमें एक बात ये भी है पीयूष जी, ऋतु जी, कि ठीक है बहुत से लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि बहुत से लोग जानबूझकर भी नहीं पढ़े। हाँ, बहुत से। हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, हम सीधा राजनीति में जाएंगे, सीधा वहाँ पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बहुत से नहीं पढ़ते, वो क्योंकि मालूम है हमारे फादर तो डिग्री मिल जाती है, पैसा देके डिग्री मिल जाती है, वो डिग्री मिल जाती है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते ना। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं कि पढ़ाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आजकल दोनों चीज कह रही हूँ, जो जमीनी जुड़ाव भी जरूरी है। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि पैसों से डिग्रियां मिलती है, लेकिन उन्हीं डिग्रियों पर आज सवाल भी उठ रहे हैं, बिल्कुल सवाल, उंगलियां भी उठ रही हैं, बिल्कुल उठते हैं, उनके कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा हूँ, इसमें पढ़ाई का इससे कोई संबंध नहीं है, आपकी समझदारी कितनी है। देखिए हर आदमी पढ़ता है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से आभा जी, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे दिनेश जी से संविधान के बारे में और चुनाव चिन्ह के बारे में, तो मेरा सवाल ये था
कि भाई संविधान जो हमारा है उसमें ये तो कहा नहीं जा रहा कि आप किसी बेहतर पार्टी को जिताएं। संविधान के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो बेहतर कैंडिडेट है उसे आप चुनाव जिताने का काम करें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये बताना चाहूँगी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। और एजुकेशन किसी भी इंसान को सिविलाइज्ड बनाने के लिए, मेंटली लिबरल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी डू नॉट रिक्वायर माचो मैन इन पॉलिटिक्स, जो कि जिनके साथ की वो जो पॉलिटिकल हेरिटेज का टैग है वो लगा हुआ है और दे आर इजीली एंजॉइंग दैट लेगेसी। वो आज के समय में ज़रूरत नहीं है। कितने नेता हैं जो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन किताब पढ़ते हैं? कितनों ने पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा? मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा। या कितनी जो चीज़ें आ रही, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, कितने पढ़ते हैं? उनका उससे कोई कंसर्न नहीं है। उनको तो बस डिग्री हासिल कर लेनी है, ये दिखाने के लिए मैं पढ़ा लिखा हूँ। जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो यहाँ साहब मैं MBA हूँ या मैं MA हूँ या मैं PhD हूँ, लेकिन वो डिलीवर क्या कर पा रहे हैं, क्या कर पाते हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है ना। कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे अनुभव है लगातार, हमारे अनुभव ये लगातार है, बंधे हुए होते हैं उनके हाथ की, वहीं पे जो सिर्फ वहीं पे ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ 10वीं पास है, चाहे वो अनपढ़ है तो भी वो उनसे वही काम कराती है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये 100% आपकी समझ कितनी है, आपका कमिटमेंट कितना है, आपका कमिटमेंट कितना है, आप जनता की समस्याओं को कितना समझते हैं, तभी है। कोई पार्टी नहीं कहती, कोई पार्टी नहीं कहती कि अभियान चलाया, कोई पार्टी नहीं कहती, देखिए कोई पार्टी नहीं कहती विधायक से आज कोई पार्टी नहीं कहती कि आप अगर विधायक कहीं की सफाई करना चाहता है अपने मोहल्ले की, कोई पार्टी मना नहीं करेगी। हर जनता को आप बहुत छोटा समझते हैं। देखिए ये वाली बात है, सफाई से लेना देना। चलिए बात पढ़े लिखे की गाली देते हैं, अनपढ़ की क्या? ऋतु जी बात यहाँ हम वोटर्स की कर रहे हैं, पार्लियामेंट का माहौल ना बनाए तो बेहतर है। हमारे साथ युवा वोटर भी यहाँ मौजूद हैं। ज्योति, आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, समझेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, लेकिन मतदान के दौरान क्या युवा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है? क्या वो आज की राजनीति को संजीदगी से लेता है? सर मुझे नहीं लगता कि अभी राजनीति को 18 साल तक के बच्चे समझ पाएंगे कि कौन नेता कैसा है और हमें किसको वोट देना चाहिए। वो भले अपनी फैमिली के कहने पे वोट देने चले जाएं, लेकिन उनको अभी तक इसका महत्व नहीं पता है। बहुत रेयर ऐसे हैं 18 साल के स्टूडेंट जो ये जानते हैं कि हाँ मुझे वोट देना है, किसको देना है। आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि जिस दिन वोटिंग डे होता है, यंगस्टर्स जो खासतौर पर होते हैं उसे एक हॉलीडे के रूप में ज़्यादा लेते हैं। क्या ये सच है? हाँ कुछ ऐसा ही है। ऐसे आप भी इसी तरीके से लेते हैं? बिल्कुल। हाँ मैं भी तो सुरजीत जी के पास तो हम आएंगे, बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि यंगस्टर्स की बात हो रही है। जी सर बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो गौरव जी कह रहे थे कि वोट डालने की उम्र 21 साल होनी चाहिए, वो सही है? सर मैं तो ये डिसीजन नहीं ले सकती कि 21 साल होना चाहिए। कई लोग 18 में भी हर चीज़ कर लेते हैं, जान जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई 25 साल के भी लोग हो जाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि हमें वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। अब ये तो सरकार डिसाइड करे कि उन लोगों को क्या है टर्म्स। अच्छा, आपका खुद माइंडसेट था कि आपको किसको वोट देना है, या आपके घर वालों ने या किसी ने कन्वेंस करा कि आपको इसे हाँ, मेरे घर वालों ने मुझे कन्वेंस भी किया था कि इस पार्टी को, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, मैं दूंगी अपनी मर्जी से जिसको मुझे देना हो। मुझे लगता है कि जो नेता ठीक है या जो हमारे एरिया में है तो उस हिसाब से मैंने उनको वोट। तो आप घर वालों की बात पे नहीं आए? नहीं, मैं नहीं। आपने अपनी मर्जी से अपनी बात करी, पक्की बात? हाँ पक्की। देखिए इसलिए दिखाता है कि 18 साल का युवा भी अपनी सोच रखता है और वो वोट देने के लिए बिल्कुल काबिल है, दे सकता है। तो आपने पीयूष जी की बात को बिल्कुल सच साबित कर रही है यहाँ पर। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का दिनेश जी के पास। दिनेश जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मतदाता को आप किस तरह से देखते हैं? भारत क्या वाकई जात पात, क्षेत्रवाद, मजहबवाद से हटकर वोट करता है? मोहसिन जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। एक्चुअली आपने देखा होगा हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें एक लाइन है, भारत भाग्य विधाता जी। तो मेरी समझ में कि मतदाता जो है भारत भाग्य विधाता है। हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं ये मतदाता तय करते हैं। और हम 47 के बाद से, मतलब 52 से चुनाव शुरू, 1952 से चुनाव होने शुरू हुए हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वाकई हमारे मतदाता इतने जागरूक, इतने सक्षम रहे हैं कि उन्होंने मजबूत भारत के लिए हमेशा सरकारें चुनी हैं।
अब तक जितनी सरकारें आई हैं, भारत को गतिशील बनाए रखा उन्होंने, भारत को शिक्षित बनाने की कोशिश की, भारत को एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ी ताकत बनाने के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो मतदाता वास्तव में इस भारत के निर्माता हैं और मतदाताओं के हाथ में है कि वो सरकार का गठन किस तरह करें। अगर वो खराब लोगों को चुनना शुरू कर देंगे तो खराब सरकारें बनेंगी, अच्छे लोगों को चुनना जारी रखते हैं तो भारत का भविष्य उज्जवल है। लेकिन दिनेश जी, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ, बेचारा, असहाय वो भाग्य विधाता ही रहता है, जिसे ये पता नहीं चलता कि अगले लम्हा उसके साथ क्या होने वाला है। मोहसिन जी, फिर मैं इतिहास से ही एक उदाहरण दूंगा आपको। 47 में हम जब आज़ाद हुए तो हमारे पास था ही क्या? सिर्फ एक दरिद्र आबादी थी, थोड़े से अंग्रेज़ों की लेगेसी थी, बस, और कुछ नहीं था। और आज हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। आबा जी, दिनेश जी यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के लगभग 70 साल बाद हमारे देश के नागरिकों को क्या वाकई वो सब कुछ मिल गया जिस उम्मीद के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ था? जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही इसका आंसर बड़ा ही ट्रिकी होगा, इस सवाल का आंसर देना। जब से हमारा जो वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ है, तब से आज तक अगर हम उसको कंपेयर करें तो इवॉल्व तो हुआ। आबा जी, मैं समझ सकता हूँ हूँ ये आप क्यों कह रही हैं, क्योंकि दिनेश जी आपके बराबर में बैठे हैं जो इलेक्टोरल और मीडिया के डायरेक्टर हैं, तो ट्रिकी तो होगा ही। नहीं, आप देखिए, मैं सीधा अपना पर्सपेक्टिव रख रही हूँ उसमें। ये मैं आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, ये जो है इवॉल्व हुआ है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आए हैं। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक्सपेक्टेशन एक वोटर को रहती है, सर्टनली उस लेवल तक डिलीवर नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि 18 साल उस कंडीशन में वोटिंग एज क्राइटेरिया होने चाहिए, जबकि आप शुरू से ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस से ही बच्चों को अवेयर कर रहे हो, बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनके जनरल राइट्स वर्सेस उनके जो राइट टू वोट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनको अक्वेंट कराना, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मोहसिन जी, मैं इस आभा जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ जी। यूथ को हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस से कनेक्ट करने का बहुत सही समय 18 साल है। किशोर उम्र पूरी करके लड़के पूर्ण रूप से मेजॉरिटी की उम्र पा जाते हैं, और मेजॉरिटी की उम्र पाते ही उनको एहसास होता है कि राष्ट्र के निर्माण में उनकी भागीदारी है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है वोट देने की। और इस तरह से वो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आप देखें, जब 18 साल की वोटिंग राइट नहीं थी तब वोट परसेंटेज बहुत डाउन हुआ करता था। कारण ये था कि 21 साल के आते आते वो उनका इंटरेस्ट उतना तेज़ नहीं होता था अपने लोकतंत्र के प्रति, लेकिन 18 साल होने से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत सही निर्णय है सरकार का कि उन्होंने 18 साल पे वोटिंग राइट दिया है, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। जी दिनेश जी, भी आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, आपके पास फिर से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। अभी हम बात करते हैं, सुरमीत जी आपके पास आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। क्या आज का वोटर किसी भी उम्मीदवार को चुनते समय उसकी नीतियों के मद्देनज़र वोट करता है, या वो इस बात को तरजीह देता है कि उम्मीदवार किस पार्टी का है? देखिए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते इससे पहले मीडिया भी मैं रह चुका हूँ। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं 18, खासकर जो 12th करके 18 साल की उम्र कॉलेज के अंदर आए हैं, वो वोट्स को एक फिल्मजी ग्राउंड के ऊपर लेते हैं। देखा कि अरे हमें तो 18 साल के हो गए, वोटिंग राइट मिल गया, बट बेसिक उनका जो माइंडसेट है कि यार वोट देना है। बस 3 पार्टीज़ हैं गिनी चुनी हमारी कंट्री के अंदर, तो वो देखेंगे उसको देना, वो कमिटेड वोट्स हैं उनकी। वो ज़्यादातर बच्चों का जो माइंडसेट जो बना हुआ कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से उनकी पॉलिसीज़ को नहीं देखते, उनके फ्यूचर एजेंडा को नहीं देखते। नहीं, हम देते आ रहे हैं, 50 साल से एक पार्टी को दिया है, 30 साल से एक पार्टी को दिया है, हम कमिटेड है उसकी तरफ। नहीं सुमित जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर जी, और उम्मीद करूँगा बिल्कुल एक सीधा सा जवाब आप देंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रोज आप स्टूडेंट से बात करते होंगे। जिस दिन वोटिंग डे होता है, यही सवाल मैंने अभी ज्योति से भी किया था, तो कॉलेज में क्या माहौल होता है?
क्या बच्चे जो होते हैं वो एक हॉलीडे के रूप में से लेते हैं, या वाकई में वो इतने संजीदा हो जाते हैं कि नहीं ये वोटिंग डे है, हमें देश की सरकार बनानी है, प्रदेश की सरकार बनानी है और सोच समझकर हमें वोट डालने जाना है? सच बताऊं तो बोथ वेज, ये दोनों तरफ है। बच्चे छुट्टी भी एंजॉय करते हैं 80%, 20% उनके दिमाग में रहता है हाँ एक अवेयरनेस है, मुझे वोट देना है, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इसका एजेंडा मुझे ठीक लगता है, उसका नहीं लगता है। क्या वाकई में वो ये खुद सोचता है या उसे कन्वेंस करा जाता है उसके घर वालों के द्वारा या उसके सीनियर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, आसपास के जो लोग होंगे उनके द्वारा, या वाकई में वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो समझ पाता है कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे लिए ये सही कैंडिडेट है, मेरा ये फैसला है, मैं इसे वोट दूंगा? मेरा एक्सपीरियंस कहता है 80% उनकी फैमिली बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर चलता है। 18 साल का सर अगर आप प्रैक्टिकली देखें, मैं इस चीज़ की बहस में नहीं जाऊँगा, 18 साल का बच्चा एक रॉ बच्चा है, मेरे लिए एक रॉ बच्चा है, 12वीं पास करके एक कॉलेज के अंदर आया है, उसका एक जो लेवल है, एक दिमाग का कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली है। पानी सर जैसा भर दें, चाहे उसमें पानी डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, पानी डालेंगे तो पानी भरेगा। मैं डिसएग्री करता हूँ। आज के टाइम में जहाँ की सोशल मीडिया है और मीडियाज हैं, इतना अवेयरनेस हो गई है, तो अगर ये बात कह रहे हैं जसप्रीत जी कि बच्चा खाली दिमाग होता है, तो आई टोटली डिसएग्री विद इट। यहाँ अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें करी जाएंगी और बहुत समय भी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन अभी जनता की आह से ताज हवा में उड़ जाता है। जनता जब रोक दे सियासत की राहें तो कोई लाख बिछाए नफरतों के जाल, वो जिधर चाहती काल उधर मुड़ जाता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वोट और वोटर से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर। वोटों के गुल जब कुर्सी पर महकते हैं, नोटों के बुलबुल हर जानिब चहकते हैं। होती है बादल बरसात सियासत में, जायज़ होती है हर बात सियासत में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे वोट और वोटर से जुड़ी पहलुओं पर। अपनी बातों के कारवां को आगे बढ़ाते मैं जानना चाहता हूं, गौरव जी आपसे जानना चाहता हूं, जिस उम्मीदवार को आपने चुना है और वो आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो क्या उसे रिकॉल या वापस बुलाने का अधिकार भी मतदाता के पास होना चाहिए? अगर ऐसा अधिकार मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता ये अधिकार कभी मिलेगा। जो एक इलेक्शन चुनने का खर्चा है, अभी तक जनता उसी को नहीं झेल पाती। अगर हम जल्दी जल्दी इलेक्शन करेंगे तो उसको कैसे झेल पाएगी? चलिए हम लखनऊ चलते हैं। दिनेश जी आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, चुनाव चिन्ह सिर्फ चुनाव तक के लिए ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में अक्सर आता है कि नेता लोग गाड़ियों पर पार्टी विशेष का झंडा लगाकर जनता पर और पुलिस प्रशासन पर रौब झाड़ते हैं और दबंगई दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो पंजीकृत चुनाव राजनीतिक दल हैं उनको तो परमानेंट अलॉट होता है चुनाव चिन्ह। जब तक वो अस्तित्व में हैं तब तक एक चुनाव चिन्ह का पूरा प्रयोग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद चुनाव हुए थे भारत में और कांग्रेस पार्टी उस समय भी उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उनका 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह था। जब तक कांग्रेस विभाजित नहीं हुई तब तक वो 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस चुनाव चिन्ह बना रहा। लेकिन दिनेश जी, जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, सारी काबिलियत है उसमें चुनाव जीतने की, जनता की सेवा करने की, वो तो ठगा सा महसूस करेगा। लेकिन उसके क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके पास चुनाव चिन्ह नहीं है, तो जनता कैसे न्याय करेगी? नहीं, जो निर्दलीय हैं उनका जो निर्दलीय लोग होते हैं उनका एरिया ऑफ वर्क बहुत सीमित हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत ही होता है। कभी कभी उससे भी कम जगह पे काम करते तो उनको चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं होती। मेरे समझ में उनको चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आभा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संविधान ये नहीं कहता कि किसी दल को आप पार्लियामेंट में भेजें, विधानसभा में भेजें। पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजने के लिए संविधान ये कहता है
कि जो एक बेहतर कैंडिडेट है, जो बेहतर उम्मीदवार है, उसे संविधान में कहा गया है कि विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजने का काम करे। ये जब दलगत जो राजनीति चल रही है, दलों की जो राजनीति चल रही है, जब ये कहीं ना कहीं खत्म होगी, क्या आपको नहीं लगता बेहतर कैंडिडेट विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएंगे, तब समाज का और क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो सकेगा? आपकी बात से पूरी तरह से सहमत रखती हूँ। देखिए, मैं इस सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी कि ये जो आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिंबल की, ये जो पॉलिटिकल सिंबल होता है या किसी भी पार्टी का जो साइन होता है, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वोटर्स के माइंड पे इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करता है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि राइट कैंडिडेट की, बिल्कुल मुझे लगता है ये देखिए सबसे बड़ा जो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा घातक चीज़ है वोटिंग में या कैंडिडेट्स, राइट कैंडिडेट्स के होने या ना होने में, वो है ये जो पॉलिटिकल फैमिली का जो बैकग्राउंड, जो पॉलिटिकल हेरिटेज जो लोगों को मिला होता है। आभा जी, मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाह रहा था, उसी सवाल पे मैं आ रहा था। राइट, और जो आपने कैंडिडेट की बात करी, आपको अपने उम्मीदवार से जीतने के बाद किस तरह की उम्मीदें होती हैं? नंबर एक, कि वो जीतने के बाद आपको पहचाने, आपका काम करे या अपनी जेब भरे? हाँ बिल्कुल, आजकल तो जो ये जो पॉलिटिक्स है या कंटेस्टिंग, इलेक्शंस में कंटेस्टिंग है, इट हैज़ बिकम सिनोनिमस टू वेल्थ एक्यूमुलेशन। और यही नहीं, सिर्फ इसके और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेपरकशंस हैं, ब्राइबरी के फॉर्म में, एक्सटॉर्शन के फॉर्म में, नेपोटिज्म के फॉर्म में, भाई भतीजावाद, और ये सारी सीवियर जो रेपरकशंस हैं वो देखने में आ रही हैं बिल्कुल। और अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर ली गई तो जो वोट दे रहा है, जो आम जनता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी। चलिए आभा जी, अभी हम आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल हम रितु जी आपके पास आते हैं। महिला और बुजुर्ग बड़ी दिलचस्पी से और बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं, लेकिन क्या जीतने के बाद आपका नेता आपके हितों का ख्याल रखता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो क्लियरली बोल सकती हूँ, अगर हमारे काउंसलर के पास जाओ तो वो सीधा बोलता है आपको मुंह पे कि मैं तो सिर्फ पैसे बनाने आया था, काम कराने तो खुद करा लो। वो सीधा मुंह पे बोलता है, ये क्लियर फेस टू फेस। और नहीं तो 10 चक्कर लगाते रहो, कोई वो साइन तक करने वाला वहाँ पर नहीं होता। जी सर तो गए हुए हैं, सर तो गए, कहीं भी ऑफिस में चले जाओ, सर तो गए हुए हैं। आपको किसी काम के लिए बोलो यहाँ पर कचरा पड़ा है क्या, जाओ सदर और पहाड़गंज के वहाँ पर जाओ, एमसीडी में जाकर कंप्लेंट। भैया हम तुमको क्यों लेके आए? अगर हमारे को कंप्लेंट करानी है, लेटर लिखो और फिर वहाँ देकर आओ, तुम क्यों आए हो? फिर यूजी राजनीति इतना स्तर तक जा चुकी है, इस स्तर तक जा चुकी है कि वोटरों को सामने से ये कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पर पैसे कमाने आया था, आपके काम करने के लिए नहीं आया था। कुछ कहना चाहिए? देखिए, नहीं, ये बहुत बड़ा ही मतलब बहुत बड़ा संकट है। और मैं तो कहूँगा कि ये गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, ये उन पार्टियों की देन है जो पार्टी इस तरह के कैंडिडेट्स को लेके आती हैं। मैं उनके लिए पूरा पार्टी जो जितने भी दल हैं उनको दोषी मानता हूँ कि आप किस तरह के, देखिए चॉइस क्या है जनता के पास, उनको जो कैंडिडेट लाए हैं उन्हीं में चुनना है ना, वो पार्टी को चुनते ज़्यादातर लोग। लेकिन आप किस तरह कैंडिडेट ला रहे हैं, ये ड्यूटी बनती है जनता की। और देखिए, आप देखें, लगातार आप देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव भी होने वाला है, इस तरह खबरें लगातार आई थी कि इतना पैसा मांग के टिकट दिया जा रहा है, इतना पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। तो अगर इस तरह की पार्टियां करें, मुझे इसके लिए पूरी तरह से मैं पार्टी को दोषी मानता हूँ। क्या वाकई में हमारे देश की राजनीति, क्योंकि हम वोटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो जातिवाद, मजहबवाद, भाई भतीजावाद इस सबसे ऊपर उठ चुकी है, या अभी तक हम वही राग अलाप रहे हैं, जातिवाद का, मजहबवाद का, भाई भतीजावाद का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इतने लगभग 70 साल हो गए हम आज़ाद हुए, और आज भी हम जो है वहीं कहीं न कहीं जातिवाद से, कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को लेके उसी के आधार पे वोट दे रहे हैं। अपने कुनबे को लेके हम अगर किसी पर्टिकुलर जात के हैं तो उसी आधार पे हम लगातार, हमारी गोलबंदी देखिए तमाम, हम पार्टी के मैनिफेस्टो को नहीं देखते हैं, हम पार्टी कैंडिडेट्स को नहीं देखते हैं। अंत में जाके कितना भी आप कहिए, अंत में जाके वोट गिरते हैं, वही आप उसी आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार। आज भी ये स्थिति हो गई है, जबकि लिटरेसी बढ़ी है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, तमाम तरह का विकास हुआ है, लेकिन आज भी देखिए तमाम कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ आज भी हम वो जातीय और सांप्रदाय के समीकरण को बदल नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी दोषी इसमें देखिए, मैं फिर कहता हूँ, राजनीतिक दल हैं,
क्योंकि वो भी लगातार जो है इस तरह की गोलबंदी करती हैं टिकट देने वक्त कि हमको किस तरह कैंडिडेट खड़ा करना है, इस जाति का खड़ा करना है तभी जीतोगी। यही चीज यहाँ निकल कर आ रही है जो रिकी जी कह रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे पास आना लोकतंत्र चाहता की। हूँ और मैं सोचता हूँ कि हमारा लोकतंत्र असफल रहा है इस मामले में। ये बीमारी हम आज तक दूर नहीं कर पाए हैं और इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को और उनके शीर्ष नेतृत्व को। यानी सबसे बड़ा अच्छे लोगों को आने ही नहीं देते ना, जो अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, वो पार्टीज आने नहीं देती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो पैसा नहीं खिला पाती पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनको टिकट नहीं मिलती। या कहीं भाई भतीजावाद आ जाता है कि हमारे रिश्तेदार है उनको टिकट देना है, वो खत्म हो जाता है। सर आज़ादी तो मिली हमको, लेकिन डिवाइड एंड रूल वो जो पॉलिसी है वो आज तक हम अपने अब एक बात बताइए, बीजेपी का हमारा कैंडिडेट है वहाँ से और बीजेपी का ही वो अभियान चलाया हुआ है मोदी जी का कि 14% वो टैक्स ले रहे हैं कि सफाई अभियान चल रहा है और वहीं पे वही उनके पार्टी का कैंडिडेट जो सफाई ना करा रहा। बताइए, हम किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं यहाँ नहीं व्यक्तिगत आएंगे, टिप्पणी में नहीं कह रही हूँ, मैं एक अभियान की बात कर रही हूँ। का जूता वो बहुत जरूरी है, वो तो है। चलिए ज्योति, युवाओं में किसी भी देश को बदलने का मादा होता है। आज का युवा खुद को बतौर मतदाता कैसे देखता है? सर पहले तो मैं ये बताऊंगी कि चुनाव के समय में सिर्फ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ वो उसी टाइम वोटरों को पूछती हैं, उसके बाद यंगस्टर की कहीं पूछ नहीं है। अगर हम जाएंगे किसी नेता के पास तो वो हमें नहीं जानेंगे, लेकिन जब उन्हें मतलब चुनाव लेना वोटिंग के लिए वो हमें बोलने आएंगे घर पे तो वो हमें पहचानेंगे कि नहीं आपका वोट देना है, आप इस एड्रेस से हैं, यहाँ से हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज बस इतना ही जानते हैं यंगस्टर्स को कि बस आपको चुनाव देना है, चुनाव के टाइम में वोट करना है, दैट्स इट। तो यंगस्टर्स आवाज़ क्यों नहीं उठाते इसके खिलाफ? सर कितना उठाएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी बस अपना अपना निशाना साध रही है सब लोग और कुछ नहीं। यंगस्टर्स में बहुत मादा होता है, ये कहा जाता है कि अगर युवा किसी सर ज़्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक वोटर को अपना प्रतिनिधि चुनने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए खामियां तो इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश को खामी मान रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये हमेशा जगत परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन का मतलब ये है कि कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है चीज़ों पे, तो इम्प्रूवमेंट की तो बहुत गुंजाइश होती है। मेरा अनुभव है कि 2012 के इलेक्शन से 2014 के इलेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ, 2014 के इलेक्शन से इधर अब जब 2017 में हमारे असेंबली का फिर से इलेक्शन होने जा रहा है तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। 2014 में एक प्रयोग किया गया था लखनऊ में मॉडल बूथ का, आप देखें आपको याद होगा वहाँ पे आइसक्रीम भी मिल रही थी, वहाँ पे ठंडा मिल रहा था, वहाँ पे छाया भी थी, वहाँ बैठने का जो बुजुर्ग हमारे वोटर्स थे उनको क्योंकि वेट करना पड़ रहा था तो वेटिंग के समय उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था करी गई थी। तो ये सब प्रयोग हो रहे हैं और ये सब बातें जैसे इस बार पूरे प्रदेश में कहीं भी हमारा जो दिव्यांग वोटर है जब वोट देने जाएगा उसको बूथ तक पहुंचने में, बूथ के अंदर वोटिंग मशीन तक पहुंचने में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। हम तो आज जो हम विषय ले रहे हैं वो कितनी मैच्योरिटी है, कितनी जागरूकता है मतदाता के अंदर, तो ये सुविधाएं तो अलग मुद्दा हो गया कि भाई उसको दिक्कत ना हो वहाँ पे, लेकिन वो मैच्योर कितना हो पा रहा है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको वो चीज़ें दे पा रही हैं कि वो मैच्योरिटी सोचे। आज भी जो मतदाता है वो देखिए बहुत कुछ बात करे, अंत में जाके वो फिर वही सांप्रदायिकता के फेर में पड़ जाता है या फिर वो जाति के फेर में वोट डाल देता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लोकतंत्र के लिए है कि आज 70 बार भी हमारा मतदाता जो है वो जो है कि जो उसकी समस्याएं हैं उनको देख के वोट नहीं देता है, अंत में जाके वो जो है फिर वही किसी अपने जाति विशेष को वोट दे देता है या फिर अपने धर्म विशेष को वोट देता है। मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ जी, बात ये है ना कि घर सबसे सुविधाजनक जगह घर होती है लोगों, लेकिन घर पे भी लोग ऊब जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये तो एक माइंडसेट है कि हमको बूथ पे जाने पे क्या सुविधा चाहिए, कितनी सुविधाओं पे हम सुविधाजनक महसूस करेंगे, ये महसूस करने की बात है। और देश के लिए और सरकार चुनने जब जा रहे हैं इतना बड़ा मौका आपके सामने आया हो, बिल्कुल दिनेश जी, मैं मौके की आपने बात करी, मैं उसी पर आना चाहता हूँ। 2017 का जो चुनाव होने जा रहा है ये कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने कोई ऐसी ऐतिहासिक तैयारी भी करी है कि इस ऐतिहासिक चुनाव को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाया जा सकेगा? जो मेरी जानकारी में इससे बेहतर इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ होगा जितना बेहतर इलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। चलिए
ये बहुत देखने वाली बात होगी और हमारी नज़र भी इसके ऊपर लगी रहेगी कि कैसी तैयारी आप वहाँ 2017 के ऐतिहासिक चुनाव में कैसी ऐतिहासिक तैयारी आप करके देते हैं। फिलहाल हम चलते हैं डॉक्टर आभा के पास। आभा जी, मौजूदा चुनाव व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है ताकि वोटर्स और आपको ठगासा ना महसूस करें और उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी और चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरी ईमानदारी से निभा पाएं? दिनेश जी की बात से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट मेरा है यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि आप एक बहुत सुंदर घर बनाने की कल्पना करते हैं और उस घर में हर तरह की सुख सुविधाएं आप बना लें, जुटा लें, ठीक है, लेकिन यदि उस घर की नींव कमज़ोर है तो वो घर ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी उसे सुंदर बना लें, चाहे बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा लें, वो घर बहुत जल्दी ढह जाएगा। उसी तरीके से मुझे लगता है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह के मेजर्स की आप जो है वोटर्स को इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी है एंड इट इज़ कमेंडेबल। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है जो नींव का काम करता है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, वो है हमारे कैंडिडेट्स जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार वो जीत गए, उसके बाद फिर एक साल बाद देयर इज अ न्यूज़ कि उनका ये डिग्री फेक है, वो डिग्री फेक है, ये खरीदा हुआ डिग्री है, बिकॉज ये भी बहुत हो रहा है आजकल। और दूसरा चीज़, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, खास तौर से गुंडाइज्म एंड ऑल दैट, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, कोई भी करप्शन से अगर वो एसोसिएटेड हो तो उस तरह का फिर से क्रॉस चेक होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। यदि ये दो क्राइटेरिया पे वो लोग खरे उतरते हैं, देन दे शुड बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। चलिए आभा जी, आखिरी में क्योंकि समय की समाप्ति हो रही है, सारे जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट आज यहाँ मौजूद हैं, आखिरी में सबसे मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा और सबसे एक छोटा छोटा कंक्लूडिंग कमेंट या कोई वो मैसेज, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो कोई वो मैसेज वोटर्स को देने चाहें, कुछ बोलना चाहें, लेकिन बहुत छोटे छोटे में एक एक करके सबके पास आऊँगा। आपसे शुरुआत करते हैं। आभा जी, आपका क्या मैसेज है? नाउ इट इज़ टाइम कि हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका बैकग्राउंड थारो चेक करें, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एकेडमिक बैकग्राउंड को देखें और किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो, उनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करके तब हम वोट देने जाएं। ऐसे ही इन्फ्लुएंस होके हमें किसी को वोट नहीं देना चाहिए। सोच समझ कर वोट करें। दिनेश जी, आपका क्या कहना है? इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाता है और उस समय नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आज जब कैंडिडेट्स अपने सारे पेपर्स और सारी बातें डिस्क्लोज़ करते हैं इलेक्शन जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने, फिर इतना कम समय होता है कि वो सब पूरी चीज़ें चेक करना, डिग्रीज चेक करना, इस थोड़ा मुश्किल का काम है। ये इलेक्शन जो भी इलेक्शन लड़ने आते हैं वो बहुत उच्च नैतिक स्तर पे आते हैं, ये माना जाता है। तो अगर इस तरह कहीं किसी ने फर्जी डिग्री ले रखी है तो उनको कायदे से स्वयं ही बाहर चले जाना चाहिए, उनको उसका दावा ही नहीं करना चाहिए। और ये तो अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये बातें आएंगी, हो सकता है भविष्य में कोई व्यवस्था हो जाए, इसके लिए चेकिंग की व्यवस्था भी हो जाए। ठीक है दिनेश जी। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, और प्लीज़ धर्म को मताधिकार से बिल्कुल ना जोड़ें। ज्योति जी? मैं तो यंगस्टर से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे पे न जाएं जो सिर्फ कहते हैं और वादे नहीं करते हैं। आप प्लीज़ उनको अच्छे से देखें, उसके बाद अपना वोट करें। ये कास्ट एंड क्रीड को ना ध्यान में रखकर अच्छे इंसान को, अच्छे व्यक्तित्व को, पढ़े लिखे और जिसका बैकग्राउंड खराब ना हो, गलत ना हो, गुंडागर्दी वाला ना हो, और अपनी सोच समझ के विचार करके कि हम सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर ना जाकर देखें कि वो इंसान हमारे एरिया का हमारा कितना विकास कर सकता है, उसको लेकर आए। हाँ, वोटर को राज्य हित में और देश हित में वोट करना चाहिए, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। सर, वोटर का वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ कर दें। यू जी? और मैं ये कहूँगा कि जितने भी वोटर हैं जिनको वोट देना है वो ज़रूर वोट देने जाएं, लेकिन समझ बूझ के जाएं, न तो जाति के आधार पे, न तो धर्म के आधार पे वोट डालें। और अगर उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो अपना वोट नोटा पे डालें, क्योंकि ये ना समझें कि उनका वोट वेस्ट गया। आज हम लोग सोचते हैं उनका वोट वेस्ट न जाए, इसलिए किसी को भी वोट दे देते हैं।
ऐसा न समझें, क्योंकि नोटा बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके विरोध को और आपका जो ये प्रदर्शित करता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ कोई भी कैंडिडेट नहीं इस लायक है कि उनको वोट दिया जाए। तो हो सकता है कि आपके बढ़ता हुआ नोटा का वोट कल को ये पार्टियों को मजबूर करे कि वो अच्छे कैंडिडेट आपके सामने लेके आएँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका वोट देना, और अगर कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं तो आप नोटा को अवश्य वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपनी महत्वपूर्ण राय यहाँ पर प्राइम न्यूज़ के इस मंच पर रखी, सबने अपनी बातें यहाँ पर बताई। दोस्तों, वोटिंग की बात आती है, वोट ये कहा जाता है क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। आपके देश को, आपके प्रदेश को कौन लोग चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, ये आपके हाथ में होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, कुछ बदलता तो है नहीं हमारे देश के अंदर, तो वोटों का बायकॉट भी कर देते हैं कुछ लोग। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं, सारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने आपको बताया कि वोट डालना आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं, ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर आप घर बैठे दूसरों को सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे और खुद वोट डालने नहीं जाएंगे, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट उसमें नहीं लगाए। आपको अगर कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लगता है, पीयूष जी ने बताया, आपके पास एक ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ द अबव। आप उसे चुन सकते हैं, आप अपना गुस्सा वहां पर जाहिर कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनका भी स्तर, सारे कैंडिडेट्स का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आप उन सारे कैंडिडेट्स में से भी कोई चुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ये ना समझें कि अगर आप नोटा पर वोट डाल रहे हैं तो वो वोट आपका वेस्ट जा रहा है। लेकिन जो लोग वोट डाल रहे हैं, और वोट डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप अपने प्रतिनिधि खुद चुने। क्योंकि कल फिर आप उनसे जवाब ले सकते हैं कि उन्हें आपने उन्हें चुनने का काम किया और उन्होंने आपकी समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया, उन समस्याओं का निस्तारण करने का काम नहीं किया। जैसी एक बात अभी यहाँ निकल कर आई थी, रितु जी ने यहाँ कही थी कि एक जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास, वो जब जाती हैं काम के लिए, ये कहा जाता है कि मैं यहाँ पर पैसे देकर चुनाव लड़ा हूँ और पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, काम करने के लिए नहीं आया। इन सारी बातों से हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं, और आज भी हम कहीं ना कहीं, आज सारे यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं, एक राय में सबने माना कि आज भी हम कहीं ना कहीं राजनीति से ग्रस्त होकर, जात पात में उलझकर, मजहबवाद में उलझकर, भाई भतीजावाद में उलझकर वोट करने का काम कर रहे हैं। आज भी हम ये नहीं सोचते कि कौन कैंडिडेट सही है, कौन सा कैंडिडेट गलत है। इन सब बातों को भूलकर जब हम वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि ये हमारे मजहब का आदमी है, ये हमारे जात पात का आदमी है, इसे सोचकर हम वोट डालते हैं। और कल जब वो वोट डालने के बाद सरकारें बन जाती हैं, प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, उसके बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अपने अधिकार का प्रयोग करिए, वोट डालने जाइए और सही कैंडिडेट का चुनाव करिए। किसी से कन्वेंस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चर्चा करने की ज़रूरत है, हेल्दी चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, जिसमें से सही बात निकल कर सामने आए और आप सही कैंडिडेट चुनने का मादा रखें, सही कैंडिडेट को आगे बढ़ाने का काम करें। युवाओं की यहाँ बात आती है, युवाओं ने यहाँ कहा, यहाँ बहुत सारी बातें हुई कि 18 साल में मैच्योर हो जाते हैं, 21 साल में मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन 18 साल, क्योंकि हमारे देश की ये उम्र तय की गई है कि 18 साल की उम्र में वोट डालेंगे, तो 18 साल में यहाँ ये भी बात कही, एक युवा कैंडिडेट हमारे साथ है कि इतना समझदार इंसान हो जाता है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके और वो वोट डालने का काम कर सके। तो मेरा यही कहना है कि दोस्तों, वोट डालने जाइए और अपने वोटिंग राइट का अच्छे से इस्तेमाल करें। आप सभी मेहमानों की राय सुनने के बाद और जज्बात समझने के बाद मुझे एक शेर याद आता है, सियासत मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है, ये तो दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है। आवाम हमेशा अमन चाहती है, एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन अशिक्षा, जात पात, मजहबवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर
हम इस कदर बढ़ जाते हैं कि राजनेता उसकी आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। इसलिए जरूरत है हम जागरूक बने, अपने हक को पहचाने, वक्त की नजाकत और जरूरत को सामने रखते हुए ही अपने सबसे बड़े अधिकार और सबसे बड़े हथियार यानी वोट का इस्तेमाल करें। किसी के छलावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपका वोट आपके क्षेत्र की, आपके राज्य की और आपके देश की तकदीर को तय करता है। मतदान की ताकत का इस्तेमाल करके गलत लोगों को सही सबक सिखाएं और ईमानदार, बेदाग और पढ़े लिखे लोगों को शासन करने का अधिकार दें। और हाँ, वोट जरूर जरूर और जरूर दें, यही हमारी आप सबसे अपील है। और लोकतंत्र के इस पर्व को खुशी खुशी मनाएं, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, जिंदा दिली का नाम है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।